गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने इकोनॉमिक ज्योग्राफी की डेफिनेशन, उसका सब्जेक्ट मैटर, स्कोप और ये सब डिस्कस किया था। और सेकेंडली मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। इसी के साथ अब आज मैं आप लोगों के साथ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसमें प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्रीकल्चर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, और जो इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर रीजन्स हैं वर्ल्ड के, उनको किन किन ग्रुप में अपन एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस की जाती है उनको किन किन ग्रुप में बांट सकते हैं। प्रोफेसर डी विटलसी ने 1936 में जो एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन दिया था वो आज भी मोस्ट एक्सेप्टेड, वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है। तो उसको हम बेसिस बना के विश्व के जो एग्रीकल्चर टाइप्स हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम एग्रीकल्चर को डिफ़ाइन करने की कोशिश करें तो एक सिंपल लाइन में हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर इज़ एन आर्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये एक कला है जिसके द्वारा हम प्लांट्स और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते हैं, उनको रेज करते हैं और उनको किस तरह हम अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं। किस तरह एग्रीकल्चर, कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा हम खेती की जाती है, कौन कौन से मेथड्स हैं, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। इसी के साथ एनिमल्स को रेज करना भी एग्रीकल्चर का ही हिस्सा माना गया है। इट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द एग्रीकल्चर इटसेल्फ। सो इट इज़ द आर्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसा नहीं है कि जो डोमेस्टिकेट करने की जो कला है प्लांट्स एंड एनिमल्स को, वो कोई नई है, ये बहुत पुरानी चीज़ है। और बट जो तरीके हैं उनको डोमेस्टिकेट करने के जो तरीके हैं, जो टेक्निक्स हैं, वो धीरे धीरे चेंज होती गई है। और अभी भी वी फाइंड ए वाइड वेरिएशन इन द आर्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दिस वर्ल्ड। इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। In fact, it depends on the type of economy, on the type of social system, various factors, they determine how they are domesticating the plants and animals. Still we have the primitive societies where animals are raised and agriculture is done on a primitive basis. On the other hand, we have developed societies where there is large scale use of machinery, there is great use of inputs and farm machinery, everything. So that is very developed type of agriculture. So आज के जो लेक्चर है इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह स्पेशल वेरिएशंस हैं इन द आर्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। वर्ल्ड में किस तरह ये वेरी करती है और कौन कौन से विजिबल सिस्टम्स हैं जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके साथ ही अब सबसे पहले हम टाइप्स की बात करेंगे कि एग्रीकल्चर के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो टाइप्स, या यूँ कहें कि उनको क्लासिफिकेशन के कौन कौन से बेसिस हैं जिनके आधार पे हम एग्रीकल्चर को क्लासिफाई कर सकते हैं, कौन कौन से बेसिस हैं, कौन कौन से आधार हैं जिनसे हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। देयर आर सर्टेन बेसिस, आई विल डिस्कस देम इंडिविजुअली एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई द वेरियस एग्रीकल्चर सिस्टम्स ऑफ दिस वर्ल्ड। सबसे इम्पोर्टेंट है लोकेशन। लोकेशन के आधार पे हम एग्रीकल्चर को क्लासिफाई कर सकते हैं, विश्व में किस जगह वो एग्रीकल्चर लोकेटेड है। ये भी एक बेसिस हो सकता है जिसके द्वारा हम एग्रीकल्चर को क्लासिफाई कर सकते हैं, उसको वर्गीकरण उसका किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी अगर ट्रॉपिकल एरियाज़ में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित है तो हम कहेंगे ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर।
वही एग्रीकल्चर अगर मेडिटेरेनियन या भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में स्थित है तो उसको कहेंगे मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। इसी तरह अगर वो एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस की जाती है वो मानसून एरियाज़ की टिपिकल एग्रीकल्चर है तो उसको हम मानसून टाइप ऑफ एग्रीकल्चर कहेंगे। सो लोकेशन कैन बी द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, and on the basis of location we can say that this agriculture is tropical, this is Mediterranean and this is monsoon type of agriculture। लोकेशन के साथ सीजन के हिसाब से भी हमें एग्रीकल्चर को क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे खरीफ, रबी, जायद, है ना, ये वेरी करता है अलग अलग कंट्रीज़ में। खरीफ रबी सीजन जायद सीजन वेरी कर सकता है ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रेनफॉल और क्लाइमेटिक कंडीशंस। सो सीजन के बेसिस पे भी एग्रीकल्चर को क्लासिफाई किया जा सकता है। और नेक्स्ट जो बेसिस हो सकता है वो है इनपुट यूज़। कितना इनपुट कहते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, मेनली कैपिटल और लेबर, कितना ज़्यादा उस एग्रीकल्चरल ऑपरेशन में हम यूज़ करते हैं, कितना इंटेंसिवली यूज़ करते हैं या कितना एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 हेक्टेयर ज़मीन में अगर हम 5 लेबर रात दिन काम कर रहे हैं और इसके विपरीत 100 हेक्टेयर ज़मीन को भी 5 ही लेबर काम में कर रहे हैं, तो जो पहले प्रकार की जो एग्रीकल्चर होगी जिसमें 1 हेक्टेयर में 5 फैमिली लेबर निरंतर काम कर रहे हैं, दैट इज़ इंटेंसिव काइंड ऑफ एग्रीकल्चर। इसके विपरीत अगर 100 हेक्टेयर ज़मीन को मशीनरी की हेल्प से 5 लेबर उसको वो काम कर रहे हैं उस पर या एग्रीकल्चर ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सटेंसिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। इसी तरह अगर हम 1 हेक्टेयर में बहुत ज़्यादा खाद, बीज और ये इरिगेशन ये सब बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंटेंसिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, सघन या गहन कृषि। इसके विपरीत अगर इनपुट यूज़ प्रति हेक्टेयर बहुत कम है तो उसको एक्सटेंसिव या विस्तृत टाइप कृषि कहेंगे। इसके अलावा डिस्पोजल ऑफ फार्म प्रोड्यूस, जो उत्पादन होता है उसका डिस्पोज हम किस तरह करते हैं, हम खुद खा लेते हैं, अपने घर के काम में लेते हैं या फिर उसको मार्केट में बेचते हैं। इसके बेसिस पे भी हम एग्रीकल्चर को 2 टाइप या 2 प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। वन इज सबसिस्टेंस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन विच मोस्ट ऑफ द फार्म प्रोड्यूस इज यूज्ड डोमेस्टिकली फॉर ओन कंजम्पशन, फॉर द कंजम्पशन ऑफ द फैमिली एंड हार्डली एनीथिंग is sold in the market, that is called subsistence type of agriculture। इसके विपरीत एक और जो कृषि है वो है कमर्शियल। उसमें डोमेस्टिक यूज़ के लिए या अपने फैमिली यूज़ के लिए बहुत कम मार्जिनली यूज़ करते हैं, बट मेजर पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज सोल्ड इन द मार्केट फॉर मनी, दैट इज़ नोन एज commercial type of agriculture। So on the basis of disposal of farm produce, फार्म जो उत्पादन हुआ है उसको डिस्पोज किस तरह कर रहे हैं हम या अपने यूज़ में कर रहे हैं, दैट देन इट्स नोन एज सब्सिस्टेंस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, स्वपोषी कृषि, या फिर मार्केट में भेज रहे हैं तो ये कमर्शियल या व्यावसायिक कृषि कहलाती है। क्रॉपिंग पैटर्न के आधार पे भी हम कह सकते हैं ये मोनोकल्चर है या मल्टी कल्चर है या ओलिगो कल्चर है, दैट इज़ कि अगर एक क्रॉप किसी एरिया में डोमिनेट करती है, मोस्ट ऑफ द एरिया इज़ डिवोटेड टू दैट पर्टिकुलर क्रॉप, देन इट इज़ नोन एज मोनोकल्चर। अगर उसमें बहुत सारी फसलें उगाई जाती है देन इट इज़ नोन एज मल्टी कल्चर। सोशल सिस्टम कैसा है या किस तरह के पॉलिटिकल सोशियो कल्चरल सिस्टम में वो एग्रीकल्चर कैरी आउट की जाती है, उसके बेसिस पे भी हम एग्रीकल्चर को कह सकते हैं कि ये कैपिटलिस्टिक एग्रीकल्चर है, फ्यूडलिस्टिक एग्रीकल्चर है या सोशलिस्टिक एग्रीकल्चर है। कैपिटलिस्टिक एग्रीकल्चर में जो भी एग्रीकल्चर जो की जाएगी उसका सोल जो मोटिव होगा वो होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, किस तरह हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो।
तो इस तरह की जो एग्रीकल्चर है उसके क्रॉपिंग पैटर्न में कमर्शियल क्रॉप्स विल डोमिनेट दैट क्रॉपिंग पैटर्न। फ्यूडलिस्टिक सेटअप में फ्यूडल्स होते हैं, फ्यूडल विल डिसाइड हाउ which kind of agriculture you are going to practice. In socialistic agriculture, in socialistic pattern of agriculture, state is the dominant factor and state will decide what type of crops you will grow and what will be the system of carrying out that agriculture operation. Similarly, on the basis of ownership of land, we can also say that agriculture is individual, collective or state owned. In certain countries, agriculture is state owned, where land is owned by the state and people just go and carry out their agriculture operations. In primitive societies, in tribal societies, there is collective ownership of land, where the whole group, whole social group that operates that system, and such agriculture is carried out for the benefit of the group. And individual ownership, if the ownership is individual, किसी व्यक्ति विशेष की ओनरशिप है उस ज़मीन पे, तो उस तरह की जो एग्रीकल्चर है वो इंडिविजुअलिस्टिक एग्रीकल्चर कहलाती है। तो ये इतने सारे बेसिस हो सकते हैं एग्रीकल्चर को क्लासिफाई करने के और वर्गीकरण करने के, इतने सारे बेसिस हो सकते हैं। लोकेशन कैन बी वन बेसिस, सीजन कैन बी अनदर बेसिस, लेवल ऑफ इनपुट यूज कैन बी अनदर बेसिस, disposal of farm produce can be another basis, cropping pattern, social system, ownership of land can be the other basis of classification of agriculture. So in this slide I have tried to discuss what is agriculture और एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में हम क्या स्टडी करते हैं, स्पेशल पैटर्न जो वेरिएशंस हैं उसका, इसी के साथ क्या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर के। नेक्स्ट स्लाइड में डी विटलसी ने 1936 में एग्रीकल्चर का एक क्लासिफिकेशन दिया था और वो अभी तक मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है एग्रीकल्चर का। सो उसी को हम आज भी डिस्कस करते हैं। विटलसी ने जो क्लासिफिकेशन दिया 1936 में, पहले अपन ने जो बेसिस पढ़े कि जिसके बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं, उनमें से या उसके अलावा ये 5 बेसिस लिए जिसके आधार पे उन्होंने एग्रीकल्चर को क्लासिफाई किया या वर्गीकृत किया। इसमें एक बेसिस है क्रॉप एंड लाइव स्टॉक एसोसिएशन। जो भी एग्रीकल्चर कैरी आउट की जा रही है उसमें फसल और पशुओं का संयोजन किस तरह है, कितना फसल उगाई जाती है, कितने पशुओं पे डिपेंडेंट किया जाता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फसल पैदा करना है या फिर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एनिमल रेज करना है। सो क्रॉप एंड लाइव स्टॉक एसोसिएशन एक बेसिस। दूसरा बेसिस उसने विटलसी ने लिया, मेथड्स यूज टू ग्रो क्रॉप्स एंड प्रोड्यूस स्टॉक। कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं जिससे एग्रीकल्चर कैरी आउट की जाती है। फिर तीसरा इंटेंसिटी ऑफ इनपुट यूज़, जो भी इनपुट है, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया आपसे, इनपुट्स में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये किस लेवल तक यूज़ हो रहा है, प्रति हेक्टेयर कितना लेबर यूज़ हो रहा है, प्रति हेक्टेयर कितने इनपुट यूज़ हो रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसकी सघनता क्या है, उसको तीसरा बेसिस उनका ये था। और डिस्पोजल ऑफ फार्म प्रोड्यूस, फार्म जो प्रोड्यूस है, उत्पादन जो किया हुआ है, उसको उसका डिस्पोजल कैसे हुआ है, खुद के यूज़ के लिए या मार्केट के लिए। और पांचवा बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर टू हाउस एंड फैसिलिटेट फार्मिंग ऑपरेशन। ये 5 बेसिस विटलसी ने लिए और इन 5 बेसिस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने विश्व में 13 प्रकार के एग्रीकल्चर सिस्टम्स आइडेंटिफाई किए। आज मैं सिर्फ इनके नाम लूँगा, अगली क्लासों में हम एक एक सिस्टम के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सो आज मैं सिर्फ ये
जो आइडेंटिफाई किए हैं उन सिस्टम्स के नाम आपको गिना देता हूँ। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, स्थानांतरण कृषि। दूसरा रूडिमेंट्री सेडेंट्री टिलेज। तीसरा इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर विद राइस डोमिनेंट क्रॉप। इंटेंसिव सबसिस्टेंस स्वपोषी और इंटेंसिव सघन स्वपोषी कृषि जिसमें चावल एक प्रमुख फसल है। इसी के साथ ही इंटेंसिव सबसिस्टेंस विदाउट राइस डोमिनेंट, वही सघन स्वपोषी कृषि लेकिन राइस डोमिनेंट क्रॉप नहीं है, अदर क्रॉप्स आर डोमिनेंट। नोमैडिक हर्डिंग, पशुचारण, यायावी पशुचारण, नोमैडिक हर्डिंग। लाइव स्टॉक रेंचिंग, subsistence crop and livestock farming, then commercial livestock and crop farming, then commercial plantation agriculture, then commercial grain farming, then Mediterranean agriculture, then commercial dairy farming, and finally specialized horticulture. So ये शुरू की जो 4 एग्रीकल्चर टाइप्स हैं वो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है। आगे के 4 जो एग्रीकल्चर हैं उसमें पशुचारण एक महत्वपूर्ण एक्टिविटी है। पशुओं का संयोजन, फसल और पशुओं का संयोजन बहुत इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। और जो लास्ट की जो 6 एग्रीकल्चर टाइप्स जो बचे हैं वो कमर्शियल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है। इसको और अपन समझ सकते हैं कि जो शुरू की जो एग्रीकल्चर है, जो प्रिमिटिव एग्रीकल्चर है, दैट इज़ प्रैक्टिस्ड मेनली इन अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। बीच की जो कृषि है वो टिपिकल है दोनों की, अंडर डेवलप्ड एज वेल एज डेवलप्ड कंट्रीज। एंड जो कमर्शियल एग्रीकल्चर है दैट इज़ the specialized agriculture of the developed world, developed countries. So डी विटलसी के ये 13 एग्रीकल्चर टाइप्स एग्रीकल्चर को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगे की क्लासों में हम एक एक एग्रीकल्चर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसी के साथ मैं आज का लेक्चर समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।